कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंजीनियर्स पॉइंट को और करे अपनी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम देखेंगे 6 सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड इवैल्यूएशन का सिलेबस। ये 6 सेमेस्टर कह दें या फिर कहें कि पूरे आपके लाइफ में, यानी जब तक आप एज ए इंजीनियर काम करेंगे तब तक सबसे ज़्यादा कोई काम आने वाला सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट है आपका क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड इवैल्यूएशन। इसका एक और नाम है एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड इवैल्यूएशन। कई बार इस चीज़ को हम बता चुके हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इंजीनियर तभी कहलाएंगे जब आपको ये सब्जेक्ट यानी क्वांटिटेटिव सर्वेइंग सब्जेक्ट आता हो। इसमें हम सब पहले ही बता चुके हैं कि क्या क्या निकालना होता है। क्वांटिटी यानी मात्रा निकालना होता है। जैसे कि सीसी वर्क हुआ है, देखिएगा लाइट लगा दी है, बस अपने सामने वाला लाइट को हम हटाए हैं तो थोड़ा मेरा आँख ख़राब हो गया है। सामने स्क्रीन लगा हुआ है लेकिन आपको कुछ कि दिखाई नहीं दे रहा है कि स्क्रीन क्लियर है कैसा है, तो आँख ख़राब हो गया। ठीक है, तो सामने वाला जो मेरे सामने एकदम लाइट रहा था ना उसको थोड़ा हटा दिए हैं। बाकी बोर्ड वगैरह का लाइट आप देखेंगे क्लियर है, तो सामने वाले लाइट को हटाए हैं। थोड़ा दवा करा लिए आँख का, जल्दी ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, क्या कह रहे थे। हाँ, इसमें हम क्वांटिटी का यानी मात्रा निकालते हैं। जैसे छत किससे ढलाई होता है, छत ढलाई होता है आरसीसी का, आरसीसी का ढलाई होता है। तो हम देखेंगे कितना सीमेंट लगा, कितना बालू लगा, कितना गिट्टी लगा, कितना छड़ लगा, कितना पानी लगा, कितने दिन लगे, कितने लेबर लगे, कितने पैसा लगा, सारा चीज़ निकालना होता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि अर्थ वर्क हो, बस चलिए अब देखते हैं आगे, है ना। यानी कोई भी इंजीनियरिंग में कोई भी आपका काम है तो हमको एस्टिमेट निकालना हो, बिलिंग करना हो, तो इसी का काम पड़ता है। तो देखिएगा हम क्या लिखेंगे, सिलेबस ऑफ क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड इवैल्यूएशन, QSV। ठीक है ना। हाँ, चलिए देखिएगा। सबसे पहले इसमें क्या आता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। देखिए किसी भी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के बारे में जानना क्या क्या है ना, तो वो कहाँ से हम समझेंगे, इंट्रोडक्शन से समझेंगे। तो ये तो समझ सकते हैं कुछ नहीं है, सबसे आसान टॉपिक है, 2 दिन में इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब अपने बुक में आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो वही हम कह रहे हैं कि हम 10 सालों से पॉलिटेक्निक का कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो आपको मेरे बिलीव रखना पड़ेगा। जिस सिस्टम से हम पढ़ाएंगे आप यकीन करिए सिलेबस ख़त्म होते होते लग जाएगा आपको, हाँ यही बेस्ट सिस्टम है क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड इवैल्यूएशन को अच्छे से पढ़ने का। क्योंकि इंट्रोडक्शन में बुक में इतना ज़्यादा टॉपिक दिया है, शुरू में उसको पढ़ेंगे तो समझ ही नहीं आएगा। तो इससे इंट्रोडक्शन को कुछ हम बताते हैं जो आपको समझ आए। इंट्रोडक्शन का वो पार्ट हम बताते हैं जो आपको समझ आए, उसके अलावा पार्ट को होल्ड कर देते हैं। उसके बाद जब पूरे एस्टिमेट को ख़त्म कर लेते हैं तब आप सारा चीज़ आपका दिमाग खुल जाएगा कि हाँ एक्चुअल में एस्टिमेट क्या है, कास्ट क्या है, वैल्यू क्या है। तब इंट्रोडक्शन का जब रिमेनिंग पोर्शन पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सारी एस्टिमेट के बारे में जान चुके होंगे। बात को समझ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन है तो लेंदी, लेकिन हम अभी थोड़ा पढ़ाएंगे, फिर होल्ड रखेंगे, फिर इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिल्डिंग, है ना। क्या पढ़ेंगे, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग में क्या पढ़ेंगे, तो देखिए बिल्डिंग में हम पढ़ेंगे कि जब ईंट का चिनाई हुआ तो कितना ईंट का चिनाई हुआ, यानी मतलब क्या हुआ कि ईंट की दीवार की लंबाई, दीवार की चौड़ाई और दीवार की ऊंचाई तीनों को मेजर कर लेंगे, पता चल जाएगा कितना आयतन में ईंट की चिनाई हुआ है कि नहीं। कि नहीं, मेन कहते हैं हम इसमें क्या निकालेंगे, क्वांटिटी निकालते हैं भाई। क्या निकालते हैं, इसी में निकालते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या, मात्रा। जैसे कि दीवार की लंबाई मापिए, चौड़ाई मापिए, दीवार की ऊंचाई मापिए, मीटर क्यूब में मात्रा निकालेंगे। या मान लीजिए जो अब छत बना है, छत की लंबाई, छत की चौड़ाई, छत की मोटाई, मीटर क्यूब में मात्रा निकालिए। जैसे आप कितना फाउंडेशन खोदे हैं तो फाउंडेशन की लंबाई, भाई कितना लंबा फाउंडेशन खोदे हैं, कितना चौड़ा फाउंडेशन खोदे हैं, जीएल से कितना नीचे फाउंडेशन खोदे हैं, तो तीनों को ले लेंगे तो फाउंडेशन की गहराई क्यूबिक मीटर में आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ हमको घन मीटर में ही मापना होता है, ऐसा तो नहीं है। हमको जब बिल्डिंग में यूज़ होने वाले सारे मटेरियल का क्वांटिटी निकालना है या सारे आइटम कह दें,
रीइंफोर्समेंट आ गया। अब देखिए रीइंफोर्समेंट को हम किस में मेजर करेंगे, रीइंफोर्समेंट का आयतन थोड़े निकालेंगे, रीइंफोर्समेंट का हम क्विंटल में देखें कितना क्विंटल रीइंफोर्समेंट उसमें लगा हुआ है ना। तो क्वांटिटी निकालना है, तो बिल्डिंग यानी बिल्डिंग के जितने भी पार्ट हैं, जैसे कि सबसे पहले हम शुरू से शुरू करेंगे, सब शुरू से ही शुरू किया जाता है, हाँ शुरू से ही शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले बिल्डिंग में कौन सा काम होता है, अर्थवर्क होता है। अर्थवर्क मतलब मिट्टी का काम होता है, सबसे पहले फाउंडेशन खोदा जाता है। तब सबसे पहले देखेंगे कितना आयतन फाउंडेशन खोदा गया। उसके बाद सबसे नीचे ड्राइंग पढ़े होंगे आप लोग, बिल्डिंग ड्राइंग, सबसे नीचे कौन सा वर्क होता है, पीसीसी बना रहता है फाउंडेशन के, तो पीसीसी वर्क पढ़ेंगे। उसके ऊपर क्या बना रहता है, हम देखिए सिलेबस में स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन ही है ना। तो स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन में देखेंगे खसका बना रहता है, तो खसका देखेंगे कितना ईंट चिनाई हुआ। उसके ऊपर दीवार बना रहेगा, दीवार की लंबाई, दीवार की चौड़ाई, दीवार की मोटाई, आयतन निकल जाएगा। लेकिन क्या बताइए, जहाँ दरवाज़ा खिड़की वेंटिलेटर है वहाँ दीवार की चिनाई है नहीं, तो उस वाले पोर्शन को हम घटाएंगे। उसके साथ साथ डीपीसी लगा रहता है, हाँ सर डीपीसी भी निकालेंगे कितना लगा हुआ है डीपीसी। उसके बाद फर्श बनता है तो 2.5 सेंटीमीटर सीसी रहता है, 7.5 सेंटीमीटर एलसीसी रहता है, 10 सेंटीमीटर सैंड रहता है। उसका क्वांटिटी निकालेंगे कितना कितना लगा है। यानी सारा बिल्डिंग में जितने भी आपको आइटम मिलेंगे, जो भी वर्क हुआ है उसका हमको निकालना होता है क्वांटिटी, इसीलिए इसका नाम है बिल्डिंग। ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर टाइम लेगा तो ही लेगा, 1 महीना सिर्फ हम बिल्डिंग पढ़ाएंगे। देखिए आपके एग्ज़ाम में क्या आएगा वो हमको पता है, लेकिन हम बार बार कहते हैं, कुछ मेरा फेमस डायलॉग होता है। फेमस डायलॉग क्या है कि टीचर वो होता है जो भविष्य में आने वाले समस्याओं के बारे में अभी सचेत कर दे। तो हम जानते हैं कि फ्यूचर में, क्योंकि हम काम भी किए हैं, हम जानते हैं क्या क्या आता है, तो वो तो हमको पता है क्या एग्ज़ाम में आएगा। लेकिन हम बिल्डिंग के ऐसे ऐसे आपको बिल्डिंग बताएंगे, यकीन मानिए आप वैसा कहीं नहीं मिलेगा। न यकीन हो तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है पहले का, जाके देख लीजिए। जैसा बीटेक वाले लड़के तक मेरे वीडियो देखते हैं, क्योंकि वहाँ भी इतने डिटेल कंसेप्ट के साथ कोई नहीं बताता। जो हम डिटेल कंसेप्ट बताएंगे आपको, बहुत लोग कॉपी करके उसको बताते हैं। तो बिलीव रखिएगा, बस हम जैसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़िएगा, लेकिन मेरे साथ साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा, हाथ चलाना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इस सब्जेक्ट में, हद से ज़्यादा कैलकुलेशन है। हार्ड नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा कैलकुलेशन है, एक जगह कहीं मिस्टेक करेंगे तभी वो गलत होगा। ठीक है, चलते हैं। तो बिल्डिंग पढ़ेंगे, समझ गए। बिल्डिंग में जो भी आप सोच लीजिए, बिल्डिंग में आरसीसी वर्क, सीसी वर्क, डीपीसी वर्क, पीसीसी वर्क, एलसीसी वर्क, मेसनरी वर्क, अर्थ एक्सवेशन मिट्टी खुदाई का कार्य, मिट्टी भराई का कार्य, सैंड फिलिंग का कार्य, सैंड भरता है ना फर्श में, है ना। वुड ना देखे लकड़ी लगता है कि नहीं लगता है बिल्डिंग में, दरवाज़ा बनता है तो वुड वर्क, प्लास्टर वर्क, प्लास्टर भी होता है बिल्डिंग में, प्लास्टर वर्क। उसके बाद पेंट वर्क, पेंट भी होता है बिल्डिंग में। सारा चीज़ निकालना है ना। इतने आइटम निकालेंगे। आपके सिलेबस में लिमिट है, हम बताएंगे बाद में, बताएंगे कि आएगा क्या, लेकिन मेरा काम है आपको सिखाना कि भाई आप कहीं जाए, वो अगला आदमी आपको कुछ भी पूछ दे, आप फटाक से निकाल दीजिए। सब बात को समझ रहे हैं। चलिए ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं रोड, है ना। रोड, बिल्डिंग वर्क, रोड वर्क। अब रोड में क्या, अब रोड देखेंगे, रोड बनेगा तो भाई कितना मिट्टी भरना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ से वहाँ तक रोड बन रहा है, हम बलिया रहते हैं, बलिया से गोरखपुर तक रोड बन रहा है, तो रोड का हम निकालें क्वांटिटी कि कितना रोड में। अभी हम सिर्फ अर्थ वर्क, है ना, मिट्टी का रोड पढ़ेंगे। चक्रोड आप जानते होंगे, गांव में बना रहता ना, खेत के बीच में चक्रोड, उसी को समझिए पढ़ना है। अभी हम लोग सीसी का रोड वगैरह नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रोड में हम देखेंगे कि कितना मिट्टी कहाँ भरना है, कितना मिट्टी कहाँ से खोद के निकालना है। यदि उबड़ खाबड़ है, मान लीजिए देखिए एल सेक्शन बना रहे हैं, उबड़ खाबड़ है, तो ए रोड है, बताइए यहाँ की मिट्टी काटेंगे, यहाँ भरेंगे, है कि नहीं। यहाँ काटेंगे, यहाँ भरेंगे, यहाँ काटेंगे, यहाँ भर देंगे। तो हम रोड वर्क देखेंगे कि कितना मिट्टी कहाँ से काटना पड़ रहा है, कितना मिट्टी ला करके कहाँ भरना पड़ेगा, है ना। तो देखते होंगे आप लोग एक एक करते हैं सब सर्वे, रोड पे ऐसे खड़ा हो क्या करते हैं, वही करते हैं सर्वे। तो कि कहाँ से कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, तो बराबर किया जाता है ना। तो रोड वर्क पढ़ना है। ये टॉपिक 1 हफ्ते का टॉपिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन है तो इसी में है। तो रोड वर्क, बात को समझ रहे होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप बस बने रहिएगा, ज़्यादा आप हाथ चलाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो
तो बिल्डिंग आप समझ गए, रोड समझ गए। अब रोड में देखेंगे, रोड मिट्टी का रोड ऐसा बनेगा। अब मिट्टी का रोड ऐसा थोड़ी बना पाएंगे, ना ना, ऐसा ऐसा तो बन ही नहीं पाएगा ना, वो हमेशा स्लोप में रहता है। तो बताइए, यहाँ बारिश होगा, बारिश का पानी आएगा तो कटेगा, तो यहाँ घास लगाया जाता है। तो हम टर्फिंग वर्क पढ़ेंगे, है ना, कितना मात्रा में घास लगाया जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, घास भी पढ़ाना है। तो यदि मान लीजिए कि बहुत आपके पास पैसा है, तो यहाँ घास न लगा करके आप पत्थर लगा सकते हैं। इस पत्थर को कहते हैं हम लोग पिचिंग वर्क। क्या कहते हैं? पिचिंग वर्क कहते हैं। पिचिंग कहाँ किए थे बताइए? कैनाल में। कैनाल में है कि नहीं? इसी पर आप बाइक उड़ाएंगे। ये हो गया आपका रोड। अब रोड, ये तो फीलिंग में रोड है, लेकिन कटिंग में रोड कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। देखिए, काट दिए। अब एक ग्राउंड लेवल यहाँ हो गया, एक काट दिए, यहाँ ग्राउंड लेवल यहाँ है ना। तो वो तो हम देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट जब टॉपिक चलेगा रोड का तब। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद बिल्डिंग पढ़ेंगे, उसके बाद किसको पढ़ेंगे हम लोग? रोड को। उसके बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा आपका, है ना, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा रेट एनालिसिस। क्या मिलेगा भाई? रेट एनालिसिस, यानी दर विश्लेषण। इसके बिना तो जिंदगी अधूरी है, समझ जाइए। जो क्वांटिटी सर्वेइंग का जो जान है ना, हाँ यही है रेट एनालिसिस। अब आपको किसी की याद आया होगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो रेट एनालिसिस जो है और क्वांटिटी सर्वेइंग का जान है। तो मतलब क्या हुआ, इसमें क्या करना होता है? रेट, रेट मतलब होता है पर। मतलब क्या हो गया कि बिल्डिंग में हम निकालेंगे कि कितना मेसनरी वर्क हुआ। मेसनरी वर्क, मेसनरी वर्क मतलब चिनाई कार्य। तो लंबाई, मान लीजिए दीवार का चिनाई कार्य है, दीवार की लंबाई, दीवार की चौड़ाई और दीवार की जब मोटाई को मेजर करेंगे तो मीटर क्यूब में आएगा वैल्यू। सब हम डिटेल में करेंगे। फिर हम बात करना चाहेंगे, यदि कुछ टॉपिक न समझ आए तो घबराना नहीं है भाई। अभी तो हम पूरे बुक के बारे में बता रहे हैं, तो पूरे बुक के बारे में बता रहे हैं। तो हो सकता है कुछ न समझ आए, लेकिन जब हम इंडिविजुअल चैप्टर को पढ़ाएंगे तो ऐसा न हो कि न समझ आए। मेरी गारंटी है समझाने की। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कोई दीवार है, उसकी लंबाई होगी, उसकी चौड़ाई होगी, उसकी मोटाई होगी, माप लेंगे मीटर क्यूब में। लेकिन इसमें हमको पता करना है कि भाई मीटर क्यूब में आया, लेकिन इसमें सीमेंट कितना है, इसमें बस क्वांटिटी मेजर करेंगे। बिल्डिंग में बस इतना मीटर क्यूब आ गया, काम खत्म। रेट एनालिसिस में सीमेंट देखेंगे, सैंड देखेंगे, भाई बालू कितना है, स्टोन का हम गिट्टी देखेंगे, स्टोन का क्या देखेंगे, स्टोन बाइलास्ट देखेंगे कितना आया। तो मान लेते हैं सीमेंट आ गया 10 बोरा, 10 बैग, सैंड आ गया 5 मीटर क्यूब सैंड आ गया, स्टोन का बाइलास्ट आ गया 10 मीटर क्यूब। निकालेंगे, डोंट वरी। ओहो, ये मिशनरी वर्क में ईंट एक कंक्रीट वर्क है। क्या है? कंक्रीट वर्क है। कंक्रीट कार्य आया था। मान लीजिए छत था, छत की लंबाई, चौड़ाई, छत की मोटाई आ गया। आयतन में सीमेंट बालू गिट्टी रहता है। अब बताइए सीमेंट मान लेते हैं 400 रुपये किलो है, तो बताइए 4000 सीमेंट का हो गया। सैंड 1000 रुपये, 1 मीटर क्यूब का 1000 है, तो बताइए 5000 हो गया। अरे हम मान रहे हैं, एक्चुअल में डाटा हम लिखवाएंगे, डोंट वरी। ये मान लेते हैं कि 1500 रुपये है, तो कितना हो गया? हो गया आपका 15000। तो तीनों को जोड़ देंगे, 15, 20 और 24, यानी कंक्रीट वर्क में कितना लगा? 24000। इतना लगा नहीं, और भी लगा। कैसे मेरे भाई? कंक्रीट वर्क हुआ तो लेबर भी तो लगेंगे, है ना। तो देखेंगे हम कितना लेबर लगेंगे। वो कैसे देखेंगे कि यहाँ कितना आ रहा है वैल्यू, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई गुणा करने पर वैल्यू कितना आ रहा है, उसके अनुसार देखेंगे कि लेबर कितना लगेंगे। तो क्या आ गया पैसा? नहीं, लेबर। उसके साथ साथ खर्चा पानी भी तो कुछ लगता है। किसी का हाथ कट गया, किसी का फावड़ा गायब हो गया, कि कोई अधिकारी आ गया, उसको पानी पिलाएंगे, वो भी लगेगा। उसके अलावा जब कंस्ट्रक्शन काम ठेकेदार कराता है तो वो भी तो कुछ लेगा। फ्री का तो ज़माना आया नहीं, तो ठेकेदार का भी हम पैसा जोड़ेंगे। ये सब जोड़ना पड़ेगा रेट एनालिसिस में। तो वही कर रहा है ना, यही तो मेन है। इसी को पढ़ेंगे तो फीलिंग आएगा। तो हम सबका निकालेंगे। जैसे कंक्रीट वर्क देख लिए, वैसे ही कि ब्रिक मेसनरी, ईंट का चिनाई कार्य। अब देखिए, ब्रिक मेसनरी में सीमेंट रहेगा, सैंड रहेगा, लेकिन ईंट का गिट्टी तो नहीं रहता है, इसमें ईंट रहेगा, ब्रिक आ जाएगा। भाई कितना ईंट लगा है? अब मान लीजिए कि 2000 ईंट लगा है, 2000 नंबर ईंट लगा है, और 5000 रुपये 1000 का ईंट है, तो 10000 रुपये हो गया।
बात को समझ रहे हैं ना, सब मार रहे हैं डाटा, पैसा मत नोट करिएगा अरे मेरे यहाँ इतना है, वो हम स्टैंडर्ड लिखवाएंगे जब पढ़ाएंगे। तो देखिए बात को समझ रहे हैं। फिर इसमें भी लेबर देखेंगे, कितना लेबर कहाँ कैसे पता चलेगा, वो हम बताएंगे इस चैप्टर के अंदर कि यहाँ कितना घन मीटर आ रहा है, उसके हिसाब से हम लेबर को काउंट करते हैं। फिर पानी का चार्ज, फिर ठेकेदार का चार्ज, सारा जोड़ देंगे आ जाएगा। तो रेट एनालिसिस, आपको फीलिंग हो रहा होगा कि रेट एनालिसिस में वाह सीमेंट बालू गिट्टी ईंट खूब निकालना है ना। हाँ ठीक है, तो रेट एनालिसिस हो जाएगा। अब चलते हैं, कोई भी कुछ भी आप सोच लीजिए, जैसे प्लास्टर वर्क। अब प्लास्टर वर्क में क्या निकालना है, प्लास्टर वर्क में निकालना है आपका सीमेंट सैंड, उसमें गिट्टी और ईंट थोड़ी लगेगा मेरे लाल, प्लास्टर वर्क है कि नहीं। तो हम सबका निकालेंगे, डोंट वरी। डीपीसी हो गया, प्लास्टर हो गया, सीसी हो गया, आरसीसी हो गया, छड़ भी निकालना पड़ेगा ना, कितना सारा कुछ निकलेगा, डोंट वरी। अब जैसे आरसीसी की ढलाई है, जब आरसीसी का ढलाई होगा तो उसमें हम लोग नीचे से पटरी वगैरह भी लगाते हैं, उसको भी जोड़ेंगे। जब आरसीसी का ढलाई होगा तो छड़ को काटने वाला लोहार आएगा। जब आरसीसी का ढलाई होगा, हाँ लोहार आता है भाई। जब आरसीसी का ढलाई होगा तो पटरी वगैरह लगाने के लिए बढ़ई आएगा। है ना, हम सारा स्टैंडर्ड काम करेंगे इसमें, रेट एनालिसिस में। ठीक है, हाँ तो ये आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें टाइम लगेगा। इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, यही आपका न्यूमेरिकल है, यही जो है यही इंट्रोडक्शन नहीं, इन्हीं तीनों में न्यूमेरिकल इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, पूरा बोर्ड भर जाता है कैलकुलेशन से। हाँ पूरा बोर्ड भर जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला आता है आपका वैल्यूएशन। क्या आता है भाई, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। क्या हो गया, मूल्यांकन। मूल्यांकन लग रहा होगा ना, वैल्यू कितनी है। जैसे कि गांव में आते हैं ना गाय भैंस खरीदने, वो क्या मूल्य लगाते हैं सब, इतना हज़ार होता है ना। तो आप इंजीनियर हैं तो आप किसी बिल्डिंग को खरीदने जाएंगे तो देखेंगे कि बिल्डिंग का कंडीशन कैसा है। बात को समझ रहे हैं ना, बिल्डिंग का कंडीशन कैसा है भाई, बिल्डिंग है कहाँ है। अब मान लीजिए ऐसा बिल्डिंग ऐसे एरिया में जहाँ ज़्यादा भूकंप आता हो तो कोई मतलब ही नहीं है। एक इंजीनियर ही तो पढ़ के जानेगा कहाँ भूकंपित क्षेत्र है कहाँ नहीं क्षेत्र है। एक इंजीनियर आप देखेंगे बिल्डिंग का कितना खराब हो चुका है, कितना कोरोजन हो चुका है, कितना पुराना है, सारा पता लगाएंगे तो उसका वैल्यू निकालेंगे आप कि एक कितना हम दे सकते हैं इसका पैसा। बात को समझ रहे हैं ना। वैल्यूएशन किसी भी ऑब्जेक्ट का बनने के, मान लीजिए कोई बिल्डिंग तैयार हुआ 10 लाख में, तो 2 साल बाद 10 लाख थोड़ी मिलेगा। आप कहेंगे सर 10 लाख से अधिक मिलता है, वो इसलिए मिलता है। बात को समझिए। मान लेते हैं कि 2000 मान लेते हैं कि इसमें सन 2010 में आप एक बिल्डिंग बनाए, 2010 में बिल्डिंग बनाए है ना। वो चलिए लिखना नहीं, उससे समझा देते हैं, डिटेल में समझाएंगे वैल्यूएशन में। समझिए 2010 में एक बिल्डिंग बनाए जो 20 लाख रुपए का। अमीर आदमी आप लोग कितने का बिल्डिंग बनाए, 20 लाख रुपए का। अब बताइए 2010 में 20 लाख का बना है तो 2015 में उसका 20 लाख नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, कम मिलेगा। लेकिन आप कहेंगे सर कम नहीं मिलता है, अधिक मिलता है। तो अधिक इसलिए मिलता है कि वो बिल्डिंग का 20 लाख लगा है। अब कहेंगे अधिक इसलिए मिलता है क्योंकि ज़मीन का पैसा बढ़ता है। भाई बिल्डिंग जो बनाए हैं उसका पैसा नहीं होता है, जो ज़मीन है ना, ज़मीन का रेट बढ़ने की वजह से वो अधिक पैसा मिलता है। तो सबका लगता है कि घर बना के छोड़िए तो घर का पैसा अधिक होता है, ना वो ज़मीन के वजह से वहाँ का पैसा अधिक मिलता है। ठीक है, तो वैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन। कोई भी खरीदने जाएंगे तो सारा वहाँ का कंडीशन देखेंगे, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ सारी सुविधाएं हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप ऐसे जगह रूम ले लीजिए, ऐसे जगह ज़मीन ले लीजिए जहाँ पानी निकालने का सुविधा ना हो। अब क्या करेंगे, आप तो रह जाएंगे, इंजीनियर है, लेकिन कोई और तो नहीं रह पाएगा। हम इंजीनियर बिना नहाए रह सकते हैं, सब लोग तो नहीं रह सकते हैं। अब ऐसा कहीं रूम लीजिए जहाँ हमेशा दंगा होता है, अब क्या होगा, दिक्कत ही है। तो वैल्यूएशन, आप कोई किसी चीज़ को खरीदने जा रहे हैं तो क्या क्या बातों को ध्यान रखना है। उसके बाद बिल्डिंग को देखना है, कंडीशन कैसा है। भाई आप ऐसे जगह ना रूम लेना चाहेंगे जहाँ का डेवलपमेंट अच्छा हो, ना अच्छा हो रहा हो तो बहुत तेज़ी से वहाँ का डेवलपमेंट हो रहा हो। ठीक है, चलिए, है ना। तो वैल्यूएशन में थियरी है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक होते हैं। देखना है फर्श कैसा है, छत कैसा है, प्लास्टर कैसा है, पेंट कैसा, सारा चीज़ देख के उसका हम वैल्यू करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। अब देखिएगा छठा क्या हो जाएगा, रेंट। रेंट मतलब होता है किराया निर्धारण।
क्या निर्धारण करना है भाई? किराया का निर्धारण करना है। किराया निर्धारण आप समझ सकते हैं, किराया रेंट, मैक्सिमम लोग रेंट लेकर ही रह रहे होंगे, किराया देकर ही रह रहे होंगे, है ना। तो सिविल इंजीनियर हाँ सबका काम पड़ता है, ठीक है। अब कहीं बिल्डिंग, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट वर्क है, क्या बोलते हैं, कोई प्रोजेक्ट है तो वहाँ कई सालों तक चलता रहता है, तो वहाँ कुछ सामान रखने के लिए लेना पड़ेगा रेंट पे नहीं वो नहीं, मजाक कर। किराया निर्धारण क्या होता है कि मान लीजिए सिविल इंजीनियर बन गए पीडब्ल्यूडी में, एक बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि सबसे पहले समझिए रेलवे में नौकरी लग गई आपका, तो आपके लिए रूम रहता है कि नहीं रहता? हाँ सर, मतलब कि अधिकारी गवर्नमेंट अफसर के लिए रूम तो मिलता है, तो उस रूम का रेंट कितना रखें कि भाई हमको जितना बिल्डिंग बनाने में पैसा लगा है उतना मिल जाए। यानी गवर्नमेंट एक आता है कि जो बिल्डिंग हम रहने के लिए ऑफिसर को दे रहे हैं उसका किराया उतना रखें कि ऑफिसर हमको उतना पैसा किराए के रूप में लौटाए कि उस बिल्डिंग को बनने में जितना पैसा लगा है उतना हमको मिल जाए। एक किराया निर्धारण है। एम में सोचिएगा कि जाइएगा अपने, क्या कहाँ जाना है, अपने जाइएगा तो लगेगा ये नियम लगाना, ना गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो किराया निर्धारण कितना, ऐसा ना हो कि ज़्यादा किराया ले लीजिए, कम किराया ले लीजिए। तो किराया निर्धारण के कई सारी विधियाँ होती हैं, बात को समझ रहे हैं आप? खुद नॉर्मली समझ सकते, हम इसके अंदर पढ़ेंगे, डोंट वरी। जैसे कि आप खुद समझिए, रोड पे रूम रहेगा तो किराया ज़्यादा अधिक लगता है, अंदर रहेगा थोड़ा कम लगता है कि नहीं। टोटी वगैरह लगाया तो ठीक है, नल लगा है तो थोड़ा कम लगता है, टाइल्स लगाया तो और रेट बढ़ जाएगा, ये सब देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वैल्यूएशन, रेंट। एक और आता है आपका स्पेसिफिकेशन यानी विशिष्टियाँ। अब देखिए स्पेसिफिकेशन मतलब क्या हुआ, अरे यार बार बार किसी का फ़ोन आ रहा है भाई। देखिएगा स्पेसिफिकेशन मतलब होता है कि जैसे कि बिल्डिंग का काम हो रहा है, जैसे कि आप क्या साइट इंजीनियर बनेंगे तो आपके पास एक नक्शा, अरे यार लगे ना पीछे, आपके पास एक नक्शा आएगा, उसी हिसाब से आप काम कराएंगे। लेकिन स्पेसिफिकेशन में दिया रहता है स्पष्ट रूप से, एक अलग से पेज आता है, कॉपी मोटे के रूप में आता है। स्पेसिफिकेशन में दिया रहता है कैसे कैसे काम को कराया जाएगा। उसमें दिया रहेगा कि 1 संबंध 2 संबंध 4 का कंक्रीटिंग मिलाना है, और कंक्रीट मिलाने के लिए मिक्सर मशीन का प्रयोग करना है। इसमें ऑर्डर दिया रहता है, जो ऊपर से बन के आता है सारा चीज़ आपके पास, जो गवर्नमेंट बना के भेजती है। कोई काम कराना है, मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग बनवाना है, तो स्पेसिफिकेशन उस नक्शे के साथ अटैच स्पेसिफिकेशन आता है। स्पेसिफिकेशन एकदम अच्छे से लिखा रहेगा कि छत की ढलाई 1 संबंध 2 संबंध 4 के मसाले से करना है, मसाले को मिक्सर मशीन से मिलाना है, सीमेंट जो यूज़ करना है इतने महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, सीमेंट का ग्रेड ए होना चाहिए, पत्थर लगाना है, पत्थर इस तरह का पत्थर होना चाहिए। बात को समझ रहे हैं? ईंट लगाना है तो उसको भिगो कर लगाना है, 25 दिन तक, 14 दिन 20 दिन जितना भी हो उतने दिन तक तराई करना है। यानी सारा आपका निर्देश दिया रहेगा, किसमें? स्पेसिफिकेशन में ऑर्डर दिया जाता है कि ऐसा करना है, किया जाएगा, करना होगा। बात को समझ रहे हैं? तो ऊपर से आपको ऑर्डर दिया जाता है कि ऐसा ही होगा, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं, ये तीनों क्या मिलेगा आपको? थ्योरी है। इसके बाद एक और टॉपिक आता है टेंडर का, टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट का। अब इंजीनियर बन जाएंगे, जानते हैं सारा काम ठेका से होता है, क्योंकि इंजीनियर के पास इतना टाइम थोड़ी है कि लेबर ला के ढूंढेगा तो मशीन ढूंढेगा, आपके पास टाइम थोड़ी रहेगा। इंजीनियर गवर्नमेंट अधिकारी वैसे बनने के बाद राजा हो जाते हैं, भगवान समझते हैं अपने आप को। आप लोग नहीं, आप लोग नौकरी लग जाएगा, ईमानदारी से काम करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई काम करवाना है, कोई पुल बनवाना है, तो अब गवर्नमेंट अधिकारी के पास टाइम नहीं है, या फिर ये बात ही करना नहीं जानेगा, लेबर को ढूंढेगा, मशीन ढूंढेगा, किसको ढूंढेगा। तो इसलिए उस काम को किसको दे दिया जाता है? ठेकेदार को। तो ठेकेदार को देने के लिए बहुत सारे ठेकेदार हैं, तो अब किसको देंगे? तो उसका एक सिस्टम है, नया सिस्टम रहेगा तो एक पर्चे वाले को देते हमेशा दे देंगे सब। तो ठेकेदार का क्या रहता है? एक सिस्टम रहता है कि सबसे पहले पेपर में टेंडर निकाला जाता है कि हाँ भाई यहाँ काम है, ये वाला काम है, आके कर दो जो ठेकेदार। तो और ठेकेदार क्या करते हैं? फॉर्म भरते हैं, सब एस्टीमेट बनवाते हैं, एक इंजीनियर से एस्टीमेट बनवाएंगे सब, और कहेंगे सब, कोई ठेकेदार कहेगा हम इसको 20,000 में कर देंगे, कोई कहेगा इसको 30,000 में कहेंगे, कोई कह देगा कि हमको 10,000 में कर देंगे। तो जो सबसे कम पैसे में करने के लिए कहेगा उसी को टेंडर दे दिया जाता है, उसी को ठेका दे दिया जाता है।
और जितना वो कहेगा कि इतना पैसे में हम कर देंगे, उसका कुछ परसेंटेज पहले से हम अपने पास मांग लेते हैं उससे। मान लीजिए वो कह रहा है कि हम इसको 10,000 में कर देंगे, तो उसका कहेंगे भाई 10,000 में करोगे या 10 लाख में करेंगे, जितना भी वो कहेगा उसका कुछ परसेंट हम अपने पास पहले से उसका मांग लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाग गया, तब भाग गया तो जो दिया है मेरा हो जाएगा, है ना। तो गवर्नमेंट इतनी बहुत चालाक होती है, तो उसका कुछ पैसा हम रख लेते हैं, फिर वो काम करता रहता है, पैसा देते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार उसको पैसा दे देंगे वो लेकर भाग जाएगा। बात को समझ रहे हैं? वो काम करता रहेगा, आपको दिखाता रहेगा, आप उसका पेमेंट करते रहेंगे। बात को समझ रहे हैं ना? वो काम या एक ही बार पूरा काम कर देगा तब पेमेंट करेंगे। वो हम देखेंगे कई तरह के होते हैं ठेका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ना है कि बयाना राशि क्या होता है। वही बयाना जो उसको आपको काम करने से पहले कुछ आपको बयाना के रूप में देता है। हाँ, मेरा टेंडर मंजूर हो गया, मेरा बयाना ले लीजिए। या फिर वो काम कर रहा है और बीच में मान लीजिए काम किया और 10 दिन के अंदर खराब हो गया पूरा काम। सीसी का रोड बना के गया, 10 दिन में सीसी का रोड खराब हो गया, तब क्या किया जाता है? उसको पकड़ के जेल में डाला जाता है। जो भी किया जाता है देखा जाएगा है ना। सारा गवर्नमेंट इंतजाम किया। तो ये कौन सा किस में पढ़ना है? टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट में, ठेके में पढ़ना है। ठेका वाला एक चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद 9वां में क्या आएगा आपका? मिसलेनियस। मिसलेनियस में बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो चैप्टर के रूप में। मिसलेनियस में छोटे छोटे टॉपिक चैप्टर के रूप में है, अब इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मिसलेनियस हम इसलिए लिख दें कि जो भी आने वाला है, जानते हैं ना, आपकी बुक बहुत मोटी मिलेगी। जो भी आने वाला है तो सबका हम क्या लेंगे? मिसलेनियस में हर टॉपिक को लिखवा देंगे। जैसे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हेडिंग नहीं मिलते हैं, वो आपको बना के दे देता है। तो देखेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, उसमें जो बनाया हुआ क्वेश्चन रहता है उसको हम मिसलेनियस में लिखवा देते हैं। लेकिन इतना यकीन कर लीजिए कि यदि मेरा पढ़ाया हुआ आप पढ़ के जाते हैं तो आप जो पढ़ा होगा हमसे ड्राइंग या कोई और सब्जेक्ट तो वो जानता होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा करना क्या क्या है। तो कुछ नहीं है, आप समझते हैं, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम इसको अब आपका क्लास शुरू हो गया। अब मत पूछिएगा क्लास कब से चलेगा, अब आप लोगों की क्लासेस शुरू हो गई, रोज़ 1-2 वीडियो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड लक।